दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, इकोसिस्टम इस शब्द का व्याख्या या डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। कुछ एक चीज में हम लोग इसके बारे में सब कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इस इकोसिस्टम में लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव हर तरह की चीज आती है। ये अपने पहाड़, पर्वत, ये नदियां, तालाब, हर चीज इस इकोसिस्टम में आती है। दोस्तों, इकोसिस्टम यानी इस धरती माने हमारे इस धरती के ऊपर जितने भी जीव रहते हैं उन जीवों के लिए जो तैयार की हुई एक परिस्थिति है। इकोसिस्टम को हिंदी में परिस्थितिकी कहते हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये अलग अलग टाइप की परिस्थिति है। जो समुद्र में रहने वाले जीव है, वनस्पति है, उनके लिए एक अलग परिस्थिति है। जो जमीन पर रहने वाले जीव है उनके लिए एक अलग परिस्थिति है। जो नदी में है वो अलग परिस्थिति है। हवा में जो उड़ते हैं उनके लिए अलग परिस्थिति इस कुदरत ने बनाई है। 400 450 करोड़ साल पहले हमारी इस पृथ्वी का जन्म हुआ है और 350 करोड़ साल पहले हमारी इस पृथ्वी के ऊपर पहला पहला सजीव या सजीव उसकी शुरुआत हुई है। और जो भी कोई जीव आता है प्रकृति के नियम के अनुसार उसकी उत्क्रांति होती है, बढ़ता बेहतर 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 होता जाता है। और ये सभी तरह के जीव जितने भी बेहतर हुए हैं उन सबका ख्याल रखा है हमारी इस माँ ने। और जो ख्याल रखने के लिए जिस वातावरण का निर्माण किया है, जिस परिस्थिति का निर्माण किया है, वो है इकोसिस्टम। दोस्तों, अगर इसका एक नियम है, जो नियम अगर हम लोग समझे कि कैसे करोड़ों सालों से ये परिस्थिति, ये सब जीव घुल मिल के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो उस नियम का नाम है शाश्वत। उस नियम का नाम है सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, हमेशा किसी भी जीव को जो भी जरूरत हो, यानी चींटी से लेके हाथी तक, एक पेशीय से लेके सूक्ष्म पेशीय से लेके बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल ऐसे अलग अलग जो प्राणी है, वनस्पति है, इन सबके लिए जो भी चीजें लगती है ना, वो चीजें ये प्रकृति बार बार लाके रखती है, रिसाइकल वे में, शाश्वत वे में, कभी खत्म ही नहीं होता ऐसी चीजों में। और इसीलिए ये चीज इतने करोड़ों साल से ऐसी ही चलती आ रही। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य इस धरती के ऊपर पिछले 2 लाख साल से 2 लाख साल, पृथ्वी है 450 करोड़ साल से और मनुष्य इसके ऊपर है 2 लाख साल से। और 2 लाख साल से हम लोग धीरे 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 करके हमारी उत्क्रांति हो रही है। हम बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आज इस परिस्थिति में ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, हर जगह ईंधन के लिए वो बायोमास था, लकड़ी थी, या तेल भी अगर आप देखेंगे तो तेल भी थे, तो लिक्विड भी फ्यूल थे, सॉलिड फ्यूल थे, जो चाहिए वो था। और ऐसा नहीं कि जितनी हमको जरूरत है, जितने अभी तादाद में हम लोग बड़े हैं, या जितनी हमारी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जितनी जरूरत होने वाली है, वो पूरी जरूरत पूरा कर सकती है हमारी इस प्रकृति। इस पर्यावरण में जितने भी रिसोर्सेस है ये वो मिलके इस जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं अपनाया। हमने अनएथिकल, अनसस्टेनेबल जो चीज है उसको अपनाना शुरू कर दिया। हमने इस ईंधन और ऊर्जा के लिए इस हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से बेहाल कर दिया। जिस तरीके से आज हम ईंधन और ऊर्जा के पीछे लगे हैं और उसको निकाल रहे हैं, ये पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है और इसी से हमारी विनाश की शुरुआत हुई। और दोस्तों, आज हम तो ऐसी परिस्थिति में हैं, इस तरह से हमने पिछले 200 सालों में सब काम करके रखा है कि आज ये इस वजह से, ये ईंधन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो ये हवामान बदल हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया आज खतरे में है। हम तो खतरे में है ही, लेकिन हमारे साथ इतने सारे जीव जो करोड़ों सालों से इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, जिनका ख्याल रखती आ रही है ये माँ, उसको भी हम लोगों ने खराब, पूरी तरह से मौत के इस पे लाके रखा है। इनफैक्ट मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। रिपोर्ट, एक एजेंसी है, एक संस्था है जिसका नाम है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया के जितने देश है उन देश ने बनाई हुआ एक संगठन है
एक पैनल है, एक बोर्ड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतर ऐसे साइंटिस्ट है, सबसे बेस्ट ऐसी एजेंसी है जो इस विषय के ऊपर काम करती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है। अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाले सबसे बेस्ट जो लोग हैं, उन्होंने वो मिलके रिपोर्ट बनाते हैं। 1990 से रिपोर्ट की शुरुआत हुई, हर 5 साल ये रिपोर्ट बनता है, और आज इस साल 2022 में इन्होंने 6वां रिपोर्ट अपना प्रकाशित किया। और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो बताया है वो उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट, यानी आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, ये पूरी दुनिया के लिए आखिरी चेतावनी है, फाइनल कॉल है, ये रेड कोड है। ये जो कुछ हमारे आजू बाजू हो रहा है, ये हमारे कुकर्मों की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और अभी हमने इसके ऊपर कुछ किया नहीं तो बहुत देर होने वाली है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति में जाएगी सब कुछ चीजें इरिवर्सिबल हो जाएगा, ये सब कुछ हम नहीं बचा सकते फिर इस पृथ्वी को। इस तरह का डैमेज हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी के लिए, यही सोच के पिछले 21 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं एमडी गायनेक कर रहा था, उसके बाद मैं वो छोड़ के कुछ समाज के लिए करूं, इसके लिए आईएएस कर रहा था, आईएएस की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तब अब्दुल कलाम सर और उनकी जो पूरी साइंटिस्ट की टीम है, उनके मार्गदर्शन से पता चला कि आने वाला कल कितना दुखद हो सकता है कि अगर हमने अभी कुछ किया नहीं। जब मैंने शुरुआत की थी तब डीजल का रेट 23 रुपए था, पेट्रोल 30-32 रुपए था। यानी तब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा था, कोई ऐसा चीज नहीं चल रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऐसा कुछ नहीं था, ईंधन वगैरह कुछ, बाकी कुछ भी नहीं था। उस टाइम से हमने शुरुआत की है और दुनिया को बता रहे हम लोग कि बाबा ये चीज होगी अगर हमने ऐसे ही कंटिन्यू किए। और आज हमारी इस पूरी दुनिया में जितने भी संगठन है, जितने भी एनजीओ जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी हजारों संगठन है, जितने भी लाखों लोग इसमें काम करते हैं, वैसे ही काम किया हमने। पहले 10 साल हमने भी वैसे ही हर जगह गए, सेमिनार्स किए, लोगों को बताया कि क्या सही है क्या गलत, इंडस्ट्रीज को बताया बदलो, आप चेंज करो, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, अवेयरनेस, सबके लिए कैंपेनिंग, अवेयरनेस, सब कुछ करके देखा हमने। और बाद में पता चला कि इसका एक ही तरीका इसको बदलना है, तो और वो है बिजनेस। एक ही तरीका है कि हमें ये जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, इसको कंप्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे ऐसे ईंधन या ऐसी चीजों के साथ जो हमारी इस धरती का ख्याल रखे। और वैसी शुरुआत हुई फिर एमसीएल दोस्तों। और ये एमसीएल का मिशन, यानी एमसीएल की शुरुआत होने से पहले भी और आज भी अगर एक लाइन में एमसीएल का मिशन कुछ है ना, तो वो यही है कि दुनिया का जो विकास है वो सही दिशा में लेके जाए, वो सही ट्रैक के ऊपर लेके जाए। वो ट्रैक है सस्टेनेबिलिटी का, वो ट्रैक है शाश्वत विकास का, कि जो हमेशा के लिए चलता जाए। और हम लोग इसके लिए ये नहीं बोल रहे कि आप रिसर्च डेवलपमेंट मत करो, आप नई नई टेक्नोलॉजी मत लाओ, आपको जो चाहिए वो करिए। आप जितना भी अच्छा रहना चाहते हैं, जितना टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करना चाहते हो, करिए आप। इसके लिए जो भी ईंधन लगता है, ऊर्जा लगता है, हमारी इस प्रकृति में बहुत है, हम सोच नहीं सकते, इतना हमारे मां के पास है, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ये बात अभी पूरी दुनिया को अभी समझ में अच्छी आ रही है, क्योंकि इतने सारे रिपोर्ट आज हमारे सामने आ रहे हैं। ये बात इतनी इतनी सीरियसली आज अभी दुनिया के सामने रखी गई है कि आज पूरी दुनिया चाहती है कि ये हो, ये सस्टेनेबिलिटी, शाश्वत विकास के ऊपर सभी लोग काम करें, ऐसा भी पूरी दुनिया चाहती है। और जब मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया, इसका मतलब पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देश के एक संगठन है, जो सभी राष्ट्र प्रमुख है, देश के प्रमुख है, उनका संगठन है, और उस संगठन का नाम है यूनाइटेड नेशंस। और ये यूनाइटेड नेशन अभी चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है कि ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट हो रही पूरी दुनिया की, ये शाश्वत, सस्टेनेबल हो, जिसके ऊपर हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे दशक को 2021 से लेकर 2030 तक पूरा जो दशक है, इसको डेडिकेट किया है एक चीज के लिए, एक लक्ष्य के लिए, और उस लक्ष्य का नाम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यानी पूरा जो पर्यावरण की जो व्यवस्था है, परिस्थिति की है,
उसको फिर से रिस्टोर करना। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे, द प्रोसेस ऑफ हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग डिग्रेडेशन। दोस्तों हमने इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से हर जगह पे ना, हर तरह का अलग अलग जो इकोसिस्टम है ना, हर तरह के इकोसिस्टम को हमने खराब करके रखा। और इस हर तरह के इकोसिस्टम को ठीक करना है, यही हमारा काम है। हॉल्टिंग यानी ये जिसकी वजह से बर्बादी हो रही है उसको पहले बंद करें और उसको रिवर्स करें, इस इकोसिस्टम को बेहतर करें एंड रिकवर्ड बायोडायवर्सिटी, यानी जो भी बायोडायवर्सिटी, जो भी जीव सजीव इस दुनिया में थे उनको फिर से वापस लाए, रिकवर करें। आपको लगता है कि मुमकिन है, तो ये मुमकिन है। इस प्रकृति में एक ऐसी ऐसी क्वालिटी है, ऐसा नियम है कि वो अपने आप बेहतर होता है। अपने आप सिर्फ उस प्रकृति को उनको बेहतर होने के लिए रख दो, ये होता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है पूरी दुनिया में है। कई सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जितने भी डिग्रेडेड है, जितने भी ऐसे खराब, चाहे वो माइनिंग से हो सकते हैं और ऐसी सभी चीजों से होते हैं, उसको फिर से रिस्टोर किया है उन्होंने। ऐसे हजारों एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो अभी लक्ष्य है वो ऐसा है। और ये जो पूरी जो रचना है ना, ये जिस तरह से काम होता है, ये हमारे शरीर में एक लीवर होता है उसके जैसा है। लीवर भी वैसे काम करता है। लीवर को अगर पूरी तरह से लीवर खराब हो गया, एकदम डैमेज होता है। लेकिन अगर 5% भी लीवर अगर रहा, तो वो 5% लीवर अपने आप पूरे सारे जो खराब हुआ लीवर है उसको रिप्लेस करता है अच्छे लीवर के साथ। दूसरा कोई भी ऑर्गन नहीं है बॉडी में जो एक बार खराब होने के बाद फिर से रीजनरेट होता है, लेकिन लीवर होता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि वो 5% को भी नहीं छोड़ते। वैसी ही परिस्थिति आज हमारी इस परिस्थिति की या इकोसिस्टम की है। और दोस्तों ये काम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक एक्शन प्लान बनाया है। यूनाइटेड नेशन कहती है ये एक्शन प्लान हमने ऐसे बनाया कि जो पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को लागू होगा। पूरी दुनिया के जो अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग देश है, उनके लिए लागू होगा। जिसमें मनुष्य, ये प्राणी, जानवर, सबके लिए ये लागू होगा। और किसने बनाया ये? तो इसमें भी पूरी दुनिया के जो भी सबसे बेहतर साइंटिस्ट है, सबसे बेस्ट संस्था है, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, दिन रात इसके ऊपर काम करती है। ऐसी संस्था, ऐसे लोग जो अलग अलग एडवाइजरी बोर्ड पे है, टास्क फोर्सेस कि जिनका फोकस ही है कि ये काम करना, ऐसे सब लोगों ने मिलके ये एक्शन प्लान बनाया है। और एक्शन प्लान क्या है? तो वो एक्शन प्लान यानी 10 चीजें हैं। ये 10 चीजें जो हमें करनी है, जिसकी वजह से ये दुनिया फिर से रिस्टोर हो जाएगी। ये दुनिया का जो पूरा पर्यावरण का संतुलन जो हमने बिगाड़ा है वो ठीक हो सकता है। हम जो आज पूरे कोड रेड में है, जो फाइनल कॉल में है, वो बेहतर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 10 ऐसी चीज रखे हुए। और क्या वो 10 चीजें हैं? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस कहती है एम्पावर अ ग्लोबल मूवमेंट। यूनाइटेड नेशन कहती है कि अगर ये काम करना है तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों ने एक होने चाहिए और उन्होंने इस काम को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब ये लोग एक होंगे और इस दिशा के ओर काम करेंगे तभी जाके मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि इस सब काम के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो जो भी लोग इन्वेस्टर्स है, इन्होंने इस चीज को फाइनेंस करना चाहिए, इस चीज को रिस्टोर करने के लिए, इस इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि जो भी इसको कंट्रीब्यूट करता है, इन चीजों को, अगर कोई पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है, अगर कोई पूरी जिंदगी इसके ऊपर काम करता है, तो इनको एक सही उनका आउटपुट, इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर कोई पैसे के लिए काम करे तो उसको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। कोई रिकॉग्निशन के लिए काम करे तो उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ऐसी सब चीजें का ख्याल हमने हमेशा रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि लीडरशिप, जो भी लोग इस चीज को कर रहे हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोगों को लेके साथ में लेके इस दिशा के ओर काम कर रहे हैं, हमने उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम सभी ने मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से हो सके उनका जो मोरल है वो बढ़ाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि वो और बेहतर इससे काम करें। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि अगर इस चीज को हमें हासिल करना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। वो आदतें जो हमारी इस पूरे परिस्थिति को, पर्यावरण को खराब कर रही है, पृथ्वी को खराब कर रही है, उसको बदलना होगा। और ऐसी आदतों को स्वीकार करना होगा जो आदतें हमारी इस दुनिया का ख्याल रखें।
यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि रिसर्च रिसर्च करो, उसमें निवेश करो, सोचो कि ये सब चीज बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम है जिसे कहते हैं वेटलैंड, पांथर। अब और ये बहुत सेंसिटिव और इकोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट ऐसी वो इकोसिस्टम है परिस्थिति की। तो किसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप रिसर्च करो। रिसर्च के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो रिसर्च का मतलब ये नहीं कि हम लैब में बैठ के कुछ रिसर्च करें। समाज में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं या बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं, वो भी एक रिसर्च हो सकता है। तो वैसे ही इस इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए अलग अलग चीजें, नदियां क्यों खराब हो रही है, कि और उसको बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर रिसर्च करिए, निवेश कीजिए, कैपेसिटी बिल्डअप करिए। इतना डैमेज होके रखा है, इतनी बड़ी समस्या ये है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी हमें उतना ही बड़ा करना होगा और इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी बिल्ड करें। आपने एक जगह पे थोड़ा सा कर लिया तो वो नहीं कैटर करेगा इतने बड़े प्रॉब्लम को। कल्चर डेवलप कीजिए, कल्चर सेलिब्रेट कीजिए। आपको पता ना कि एक ट्रेंड होता है हमेशा, ट्रेंड यानी बालों का ट्रेंड होता है कि बाल ऐसे होते हैं, सबके बाल फिर वैसे होते वैसे रखते हैं। कपड़ों का एक ट्रेंड होता है, जूतों का एक ट्रेंड होता है। समाज में हम लोग थोड़ा अलग अलग चीजें करते हैं। कोई ट्रेकिंग का एक ट्रेंड आता है आजकल। सेल्फी, जब पहली बार सेल्फी हुई तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग खुद खुद से खुद का फोटो निकालते हैं, उसको सेल्फी कहते हैं, और वो इतना मशहूर, बहुत देर तक मुझे पता नहीं था। लेकिन अब उसका भी ट्रेंड है, आपको पता है। तो यूनाइटेड नेशंस कहते हैं वैसे आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ट्रेंड बनाओ, कि मैंने अपने इस परिस्थिति को बदलने के लिए, अपनी धरती माता के लिए ये सब कुछ किया और फिर लोगों को बताओ। ऐसा यूनाइटेड नेशंस कहती है। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये युवा है, उनको उनको तैयार करो, उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि ये दुनिया भी उनके हाथों में जाने वाली है जल्द। तो उनको तैयार करके, ट्रेनिंग करके उनको बताना होगा इनका इंपॉर्टेंस, तब जाके ये पूरी दुनिया का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं और शाश्वत की ओर हम लोग विकास कर सकते हैं। और समझो, समझो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, उसका फीडबैक लो। फीडबैक कौन देगा? फीडबैक सिर्फ लोग ही नहीं देंगे, फीडबैक जो बेजुबान ऐसे जानवर भी देंगे। फीडबैक ये जो जंगल है, ये जो हमारे आजू बाजू की जो परिस्थिति, वो देंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर हम जो भी कर रहे हैं उसका फीडबैक सही है तो समझो, नहीं है तो उसको भी समझो, क्या बेहतर कर सकते उसको समझो और फिर आगे बढ़ो। तो दोस्तों, इस तरह के 10 चीजों के बारे में यूनाइटेड नेशंस कहती है। वो कहती है कि ये पूरे जो 10 साल है, 2021 से लेकर 2030 तक, हम पूरा, हमारा फोकस एक ही है कि इस पर्यावरण को रिस्टोर करना, इस इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। लेकिन ये सभी चीज अगर आप देखोगे ना, यूनाइटेड नेशंस, और कौन कहता है ये दुनिया के सबसे जाने माने, यानी प्रमुख, यानी जो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट साइंटिस्ट वो। लेकिन ये सभी चीजें जो उन्होंने बताई है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल जैसी है, मार्गदर्शक तत्वों से ऐसी है कि आप इस दिशा में काम करना चाहिए, आपने सच बोलना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, वो करना ऐसे। लेकिन क्या करना चाहिए एक्चुअली? कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें लोग निवेश करें? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लीडरशिप डेवलप हो? कौन सी ऐसी चीज है जब लोग आंदोलन करें उसके आगे आए? कौन सी ऐसी चीज है, किस तरह के एग्जैक्टली काम करे? ये नहीं बताते। ये नहीं बता रही है कि ये सब, ये जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरह से हम लोग एक्चुअली रिस्टोर करें, इसके बारे में सॉल्यूशन नहीं देती। ये गाइडिंग प्रिंसिपल देती है। इनफैक्ट ब्लूप्रिंट कहा है। अगर उन्होंने 10 साल ये रखा है और आईपीसीसी का रिपोर्ट अगर 2022 में आया है कि बस लाल लाल बत्ती उन्होंने दिखाई है, कोड रेड, नहीं, अगर हम लोग आगे नहीं जा सकते अभी इस परिस्थिति में, नहीं तो हम हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ऐसी जब आईपीसीसी बोलती है, पूरी दुनिया, आई मीन एक्सपर्ट बोल रहे हैं, तो हमें फिर अगले 10 साल में अगर हमने लक्ष्य रखा है तो क्या करना चाहिए? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्या होना चाहिए? ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इनफैक्ट ये इस 10 साल में सिर्फ क्या होगा, कॉन्फ्रेंसेस होगी, बात होगी, डिस्कशन होगा, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन हर साल करेगी। हर साल में उनका और एक डेडिकेटेड उसकी टीम्स है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगी। लेकिन करना क्या है एग्जैक्टली, ये नहीं होगा तय। और ये हमारे सामने परिस्थिति कितने सालों से ऐसी ही है।
और दोस्तों इसी में रोल आता है मीरा क्लीनफिल्स लिमिटेड का, हमारा, हमारे इस फैमिली का हमारा हमारा ये जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, आपको तब इसका महत्व समझ में आएगा जब इसी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। पढ़ो आप, पढ़ो आप। जो मैं कहता हूँ, इस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो आपको लगता है ना अपने देश में इधर उधर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो जो ध्यान देता है ना, जो सबसे बेस्ट, सबसे इसका ख्याल रख रहा है, जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका, जो आपको लगता है ना उसके बारे में पढ़ो ना। पढ़ो लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या जरूरत है, और एक तरफ से कैसे अफ्रीका से लेके ऐसे देश है, और हमारे देश की भी कैसी परिस्थिति है। कई जगह ऐसे है, यमुना देखिए आपने, कितनी खराबी हम लोग करें। क्या करना चाहिए, पढ़िए आप। लोग क्या चाहते हैं, जो साइंटिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी इस पर्यावरण के लिए दी है, वो क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सपर्ट, उनको पूछिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो काम करें उसका कितना महत्व है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझोगे, और उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट आपको हमारी इस परिवार के बारे में समझेगी आप। हर वो चीज जो आज हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली एब्सोल्युटली जरूरी है। दोस्तों हमारे पास एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है। हर ग्राम पंचायत में जितनी भी जमीन आज खेती के अंदर है, 20% चाहिए सिर्फ हमें बायोमास के लिए। बाकी 50%, 60% वो खेती करे, बाकी 20% इकोसिस्टम करे। और इस 20% भी अगर आपने की, हर ग्राम पंचायत में 20% के ऊपर निबेर हो गया, तो हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक बायोफिशर का प्रोजेक्ट लगने वाला है। और तब जाके दुनिया को हम लोग एक अच्छा सोल्यूशन, एक साइजेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और बात सिर्फ आपको सोल्यूशन देने की, कंसल्टेंसी देने की, आपको प्लान देने की नहीं है। हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो सभी चीजें कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। ये सभी चीजें हम लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, ये कर रहे हैं हम लोग आज ग्राउंड के ऊपर। कोई नहीं कर रहा है जिस तरीके से आज एमसीएल परिवार में इतने सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये एम्पावर ग्लोबल मूवमेंट बोल रही है। सबसे पहला मुद्दा यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है पूरी दुनिया के लिए, आप मूवमेंट, आप आंदोलन तैयार करो। ये आज बोल रही है 2021 में, लेकिन दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं डे वन से, हमारा एक ही मकसद है, आंदोलन करना, बिजनेस करना नहीं। हमारा एक ही मकसद है, लोगों को अवेयर करना, समझाना क्या सही है क्या गलत है। आंदोलन का निर्माण करना जिसमें हर व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा बने, और फिर हिस्सा बन के वो काम करे, तभी ये अच्छे हो सकते हैं। हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को हमें बेचने की जरूरत ही नहीं है, कभी, इसके आगे भी कभी नहीं, कभी नहीं बेचना कभी किसी को कुछ भी। एक जगह को बैठ के सिर्फ आपको लोगों को बताना है क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में जा रही है। सब चीजें जो मैं आपको बोलता हूं ये बताने की जरूरत है उनकी। एक बार उनको समझ गया कि क्या सही है, मुझे करना चाहिए, तो फिर आपको कुछ बाद में ये करने की जरूरत नहीं। फिर वो आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, खरीदने की बात ही नहीं है। ये उस मिशन की तरफ कंट्रीब्यूट करने की बात वो करेंगे। और दोस्तों इसीलिए है ये सैटरडे सेशंस, सबसे जरूरी है सैटरडे सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। हम सब अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ग्राम पंचायत में खड़े रहे। हर हफ्ते हमने 1 घंटा, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वैसे 1 घंटा हमने अपने इस पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति के लिए देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बस यही मकसद है। अपने गांव में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलिए आप, कि कैसे मिलकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां अगर बेरोजगारी है, काम न, उसके बारे में बोले आप। पर्यावरण का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बारे, यही है तो है सैटरडे सेशन। और ये सबसे बेस्ट तरीका है ये करने का, लोगों में वो आंदोलन तैयार करने का। फाइनेंस की जब बात आती है, पैसा डालने की जब बात आती है, ये सब कामों के लिए कौन होते हैं वो लोग जिनके पास पैसा होता है और वो पैसे डालते हैं। जिस स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं है, किसी के एक जेब का पैसा नहीं है। ये जो संस्थाएं है उनके पास हजारों लाखों लोगों ने पैसा रखा है। तो ये संस्था किसमें पैसा डालेगी, वहां पैसा डालेगी जहां से उनको कुछ पैसा मिलेगा, आरओआई मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो प्रोजेक्ट तो होने चाहिए ऐसे। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की जब बात हो रही है तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग पैसा डाले और उसमें फिर पैसा आए, और हम लोग ये हजारों लाखों लोगों को जैसे थोड़े थोड़े पैसे उनको हम लोग चुकाए या उनको अच्छा रिटर्न दे।
एलिजिबल प्रोजेक्ट तो होने चाहिए। आज की तारीख में ये सबसे बड़ा जो पूरी दुनिया जला रहा है, ये जीवाश्म ईंधन, ये फोसाइल फ्यूल। कितना निवेश होता है हर साल? हर साल 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 225 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा इसमें आज जा रहा है रिफाइनरीज में, ऑयल गैस कोयला, इसमें सब इसलिए जा रहा है कि उनको पता है कि ये बिकने ही वाला है, लोग खरीदने ही वाला है, लोगों की जरूरत ही है, इसके बिना दुनिया चल नहीं सकती और हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और हम सभी लोगों को वो रिटर्न्स दे देंगे। और जितना भी रिन्यूएबल के अंदर काम चल रहा है, जितने भी रिन्यूएबल में लोग पैसा डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैसा डाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे कैसे मुझे बताइए सस्टेनेबल हो सकती है? बैटरी के ऊपर चलने वाली ये गाड़ियां सस्टेनेबल कैसी हो सकती है मुझे बताइए? ये बैटरी बनती है वो कोबाल्ट लिथियम से, आपको पता नहीं, लेकिन एक ऐसा रिपोर्ट आता है कि अभी लिथियम से आगे के 1 साल तक मिलेगा, उसके बाद लिथियम मिलेगा नहीं। और आप देख रहे हैं जो खदान दिख रही है आपको, इतनी गहरी है, क्या करेंगे आप? कितने गहरे जा रहे हैं आप और कितना नीचे जाएंगे हम लोग? इस तरीके से ये खोद के आप सस्टेनेबल कैसे बनोगे मुझे बताइए? कैसे हम लोग इनको बोलेंगे कि ये सस्टेनेबल चीज है? सिर्फ उसका जो गाड़ी चलती है सिर्फ वहां धुआं नहीं आता इसलिए हमको लगता है स्वच्छ स्वच्छ, ऐसा किधर है? ये सोलर पैनल, ये विंड पावर हम लोग लगाते हैं, अल्टीमेटली सबकी कौन सी एनर्जी लेने के लिए? तो सूरज की ये रोशनी, ऊर्जा, ये सूरज की ऊर्जा जो सबको चलाती है। अब ये सूरज की ऊर्जा कैसे ली जाती है, कैसे स्टोर की जाती है, ये करोड़ों साल से ये प्रकृति हमें सिखा रही है। और उसका माध्यम है ये पेड़, ये खेती हमारी। इतने करोड़ों सालों से जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे जिससे अनाज हम लोग बोल रहे हैं, वो छोड़ के ये पैनल हम लोग तैयार कर रहे हैं और बिछा रहे हैं उधर, कैसे सस्टेनेबल होगा मुझे बताइए? लेकिन चलो, बायोफ्यूल की जब बात आती है हम कहते हैं कि बायोफ्यूल इज द सॉल्यूशन इन सब चीजों के, लेकिन बायोफ्यूल में भी लोग पैसा नहीं डालते। कहाँ फंडिंग कोई करता है बायोफ्यूल में? आज इतने सारे प्रोजेक्ट बने कि कहाँ किसने ज्यादा फंडिंग की है? उसका कारण यह है कि बायोफ्यूल में रॉ मटेरियल ही नहीं है। हमको इतनी बड़ी मात्रा में अगर ईंधन बनाना है, ऊर्जा बनानी है, तो कहाँ है रॉ मटेरियल? जो भी प्रोजेक्ट आज भारत में है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम पहले देश है कि जिन्होंने इसके ऊपर पॉलिसी बनाई थी, लेकिन रॉ मटेरियल किधर है? कचरे के ऊपर सब कर रहे हैं, सब लोग कचरे के ऊपर काम कर रहे हैं। बायोगैस के सब प्रोजेक्ट कचरे के ऊपर, बायोमास ब्रिकेट के सब कचरे वो एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर। और अब इस कचरे का आज तक का ये है कि जब कचरा लिया जाता है वो इतना मिक्स होता है कि उसको सेग्रीगेट करना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए रॉ मटेरियल नहीं है। और स्केल, कितने बड़े प्रोजेक्ट करेंगे आप एलपीजी को रिप्लेस कर रहे हैं, कौन से, जो जरूरत है इस दुनिया की या लोगों के आसपास की, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप? क्या उसको पूरा कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे। और इसीलिए महत्व आता है हमारे प्रोजेक्ट का। जिस तरह के प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ये बायोफ्यूल स्टेट का प्रोजेक्ट, एमकोल का प्रोजेक्ट, दोस्तों ये वो प्रोजेक्ट है जो आगे के हर प्रोजेक्ट 30-30 साल चलेगा और उससे भी आगे फिर इसके वर्जन बनेंगे। इसमें लोग पैसा डालेंगे क्योंकि ये उनको एक अच्छा आउटपुट देगा। ये प्रोजेक्ट फिजिबल रहेंगे। जो स्केल आज हमारे सीएनजी का है, जो स्केल कोल का है, ये नहीं है किधर भी, कोई नहीं कर रहा है इस स्केल में जो हम लोग कर रहे हैं। ये जो फिजिबिलिटी आते हैं ना, ये हमारे इस प्रोजेक्ट की वजह से हमने फिजिबल प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखे हैं। और जहां तक इंसेंटिव की बात है, जो अगला पॉइंट है कि इनको राइट इंसेंटिव मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए, तो ये लोग जब पैसा डालेंगे तो उनको क्या चाहिए? इकोनॉमिक रिटर्न, आरओआई चाहिए। तो उनको जो आरओआई चाहिए उनसे बहुत बेहतर आरओआई उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो भी लोग इस पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं, उनको पर्यावरण के लिए जो भी उपलब्धि है वो उपलब्धियां उनसे बेहतर उनको मिलेगी। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए उनको चाहिए उनसे बेहतर उनको मिलेगी। जो प्रोजेक्ट आज एमसीएल ने तैयार किए हैं, दुनिया के सामने रखे, ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स है, जो धरती का ख्याल रखेंगे, हमारे पूरे लोगों का, आजू बाजू किसानों का ख्याल रखेंगे, और आपकी जो ऊर्जा की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो भी पूरा करेंगे। इकोनॉमिक रिटर्न अगर 15% हो तो सबसे अच्छा है। 15%, 18%, अच्छे, ये बहुत अच्छा रिटर्न है इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारे सभी प्रोजेक्ट का जो आरओआई आज मिनिमम 18 से 20% है। दोस्तों, एनवायरनमेंट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, जिस चीज के लिए लगाए जाते हैं, उस चीज के साथ हमारे प्रोजेक्ट का अगर आप कंपैरिजन करें
बायोफ्यूल स्टेट एमकोल के प्रोजेक्ट के, तो आप सोच नहीं सकते, यानी 100% आरओआई एक ही साल में है। एक तरह हमारा जो नेपियर गैस है वो पर्यावरण का जो कचरा है उसको सोख रहा है, ऊपर से जो एमकोल तैयार कर रहे हैं, मीथेन तैयार कर रहे हैं, वो रिप्लेस करके लोगों को दे रहा है। तो ये 100% आरओआई वाला है, इसमें 100% सोशल आरओआई है, सामाजिक। जब समाज की बात आती है कि समाज के लिए भी हमें कुछ करना होगा, हमारे इस प्रोजेक्ट में समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा, तो इसको लेके क्या दिमाग में आता है आपके, किसी के भी दिमाग में आता है रोजगार। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए रोजगार, उनके लिए कुछ इनकम अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए। नौकरियां हो सकती है, उनके लिए अच्छा इनकम हो सकता है। आज की तारीख में सभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी अभी तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इतने सारे पैसा लग रहा है, वहां से लेके ईवी तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, ये सभी पैसे, ये जो प्रोजेक्ट लगते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मशीन के साथ प्रोजेक्ट लगते हैं। लोग कब, मशीन ज्यादा, रोबोट ज्यादा, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है मुझे बताइए। हम एक प्रोजेक्ट यानी बायोफ्यूल स्टेट का प्रोजेक्ट, एमकोल का प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट में 100 हेक्टर हम जमीन नेपियर ग्रास के अंदर लाएंगे। इसका मतलब कम से कम वो 100 हेक्टर में 100 लोग, 100 परिवार को हमेशा के लिए उनकी रोजी रोटी की चिंता दूर करेंगे, अच्छा इनकम उनको देंगे। हमारे यहाँ एमकोल की फैक्ट्री में देखेंगे आप तो लगभग 40 से 50 लोग काम करेंगे, तो 40 से 50 परिवार, उनके लिए अच्छा इनकम चालू हो। वो कटिंग ट्रांसपोर्टेशन की बात है, वहां 10-15 लोग काम करें, 10-15 परिवार के लिए अच्छा इनकम वहां दिया। एमकोल के बेचने की बात है तो 10-15 लोग वहां काम करें तो अच्छा इनकम वहां दिया। तो एक प्रोजेक्ट के साथ सोचिए कितने सारे लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। 100% सोशल आ रहा है, और ऊपर से सीएसआर 20%। हमारे इस तहसीलों में जो भी बिजनेस करेंगे, हम जो भी प्रोजेक्ट लगाएंगे, और सभी का देने के बाद, इन्वेस्टर का भी देने के बाद जो पैसे हमारे पास बचेंगे, उससे 20% हम अपने गांव के लिए लगाएंगे। कौन करता है ऐसे, मुझे बताइए, कौन सी कंपनी ऐसे जो ऐसा करती है। सीएसआर के नाम पे जो भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ना, कॉर्पोरेट कंपनियां, उन्होंने सीएसआर के नाम पे अपने ट्रस्ट खोल के रखे। ट्रस्ट कहाँ होता है ये ट्रस्ट, ये होते हैं दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बैंगलोर में। प्रोजेक्ट कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं, कुछ तो किधर ही होते हैं, लेकिन ट्रस्ट कहाँ होते हैं, तो ऐसे शहरों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में। और इस ट्रस्ट के नीचे फिर अंदर क्या काम होता है, तो ट्रस्ट के अंदर एकदम हाईफाई स्कूल तैयार किए जाते हैं, हॉस्पिटल एक दो तैयार किए जाते हैं हाईफाई, और वो ट्रस्ट के अंदर चलाए जाते हैं। कौन है वो कि जो एक्चुअली गांव में जाके इस सभी पैसे को एक्चुअली सही दिशा में उसको खर्च करता है। कौन सी ऐसी कंपनी कि हम तो जिस तहसील से करेंगे ना उसी तहसील में उसको देंगे, कौन सोचता है इसके जैसा कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोजेक्ट्स का। यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि लीडरशिप सेलिब्रेट करो। लीडरशिप तो पहले दिन से हमारा यही काम है कि लीडरशिप डेवलप करना। ये सभी लोग जो आप काम कर रहे हैं, आप लीडर्स हो, हमारा उद्देश्य ही है लीडर्स को या नेतृत्व उनको डेवलप करें। जो भी काम हम लोग करते हैं ना उसी के लिए ये जो 15,000 जो मेंबर बनाना है, ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। आप कौन से भी बिजनेस स्कूल में जाइए, आप कौन से भी समाज शास्त्र के या पॉलिटिकल साइंस में जाए, कोई आपको ऐसे लीडर तैयार नहीं करेगा जैसे आप खुद हो जाएंगे जब 15,000 मेंबर करोगे। और एक बार आपने ये फाउंडेशन तैयार कर लिया ना, तो फिर उसके ऊपर वो 3,000 करोड़ का जो रेवेन्यू तैयार करना वो आप करेंगे। अपने तहसील को एक सही दिशा में लेके जाएंगे। कैसे होगी लीडरशिप जनरेट। और जब आप खुद को देखिए, इसको ज्वाइन करने के पहले और ये करने के बाद, आप खुद में वो चेंज देखोगे। एक बेहतर, एक स्किल्ड, एक डेवलप्ड, एक ट्रेंड लीडर करके आप सामने आते हो। और दोस्तों, ऐसा हमारी लीडरशिप ऐसी भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहाँ, मैं यहाँ बैठा और आपको बताते रहते हैं। हम खुद करते हैं, खुद करते हैं, आपको भी कराने के लिए बोलते हैं, बार बार करने के लिए बोलते हैं, और बाद में बोलते हैं कि आप पहले करो, और फिर लोगों को बोलो कि आपको ये करना है करके। आप पहले लगाओ नेपियर ग्रास, आप करो नर्सरी, और बाद में किसानों को बोलो कि आप लगाओ करके। हम लोग पहले आप फैक्ट्री लगाओ और बाद में किसानों को बोलो कि हम लोग करते हैं। और ये सभी लोग जो आज हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे हमारे एमवीपी है, वार्ड लेवल पे हमारे अर्बन प्रोजेक्ट एमवीपी है, ये सभी उद्योजक वो एक्चुअली उस वहां के उस जगह के लीडर्स है, वो नेतृत्व है जो अपने ग्राम पंचायत के, अपने वार्ड का ख्याल रखेंगे, उनको सही दिशा में लेके जाएंगे कि किस तरह से मिलके हम इस दुनिया को एक शाश्वत विकास की ओर लेके जाएंगे, हर चीज को बदलेंगे जो जरूरी है। ये सभी कोई बिजनेसमैन वगैरह नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, बाय डिफॉल्ट होने वाला है।
ये सभी नेतृत्व है, ये सभी लीडर्स है। और दोस्तों यही यही नहीं तो हमें ये लीडरशिप हमारे आखिरी पर्सन यानी किसानों तक लेके जानी। हर किसान, हर मेंबर जो आज हमारे एमपीओ का मेंबर है, उसको ऐसा समझना चाहिए कि कैसे मैं अपने फैमिली का इनकम बढ़ाऊं, कैसे 10 15 20 हजार करूं, क्या चीज क्या एक्टिविटी में कर सकता हूं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। इनकम भी कैसे मिलेगा, एक इस धरती के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे भी और इनकम भी अच्छा मिलेगा। शिफ्ट बिहेवियर की आदतें बदलो ऐसे यूनाइटेड नेशन बोलती है, लेकिन क्या आदतें और कैसे बदले, क्या करे। हम बोलते हैं आदतें बदलो। हम कहते हैं कि आपके यहाँ जो भी फॉसिल फ्यूल है, जो भी जीवाश्म ईंधन है, कंपलसरी उसको एलिमिनेट करो, स्विच ओवर करो हमारे क्लीन फ्यूल के ऊपर, बायोफ्यूल्स के ऊपर। अगर आप कुकिंग में काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्रीज में हो, आप ट्रांसपोर्टेशन में हो, पावर जनरेशन में हो, कहीं भी हो, हर तरह का ईंधन आप उसमें जाओ, आपको ईंधन हम प्रोवाइड करेंगे। आप जो भी केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, कैंसर की फार्मिंग कर रहे हो, उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेके जाओ। दोस्तों ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी बहुत बहुत जरूरी है। आज हमारे देश के एक आदरणीय स्पिरिचुअल लीडर है सदगुरु जी। सदगुरु जी उन्होंने पूरे दुनिया भर में एक आंदोलन की शुरुआत की, सेफ सॉइल। वो कहते हैं कि ये जो मिट्टी है ये हमारी सबकी शुरुआत इससे होती है, मिट्टी की वजह से हम लोग हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, और ये सही बात है। दुनिया में जाकर दुनिया को बोल रहे हैं कि उनको सेव करो सेव करो, लेकिन किस तरह से बिगाड़ रहे पहले हम लोग ये समझते हैं। आज ये सभी केमिकल जो हम लोग डाल रहे हैं, ये सभी केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से तो मिट्टी खराब कर रहे हैं हम लोग। तो हमें सिर्फ अपने जो ग्राम पंचायत में जिसमें मैं हूं एमवीपी, तो वहां मुझे अपना ख्याल रखना कि मैं 100% इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेके जाऊंगा। क्या जरूरत है किसानों को, वो मिलके हम लोग पूरा करेंगे। जो भी चीजें आज पेट्रोकेमिकल में हम लोग इस्तेमाल करें, पूरा दिन हमारा शुरुआत ही होती है पेट्रोकेमिकल से। जो पेस्ट रहता है वो भी पेट्रोकेमिकल, वो ब्रश रहता है वो भी पेट्रोकेमिकल। रात को सोते टाइम जिस बेड के ऊपर सोते हैं, वो जो कंबल लेते हैं, वो सब पेट्रोकेमिकल। इस सबको रिप्लेस करना है उन चीजों के साथ जो चीज फिर से हमारे गांव वाले बनाएंगे, हमारे लोग बनाएंगे, हमारे किसान बनाएंगे, और उसको रिप्लेस करेंगे और दुनिया का ख्याल भी रखेंगे। यूनाइटेड नेशन कहती है कि रिसर्च करो, समझो क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। दोस्तों हमारा हर प्रोजेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हर प्रोजेक्ट। ये सभी जो एग्रो बेस्ड है, बायोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये ऐसे है ना, एक हम लोग सभी समझते हैं कि एग्रीकल्चर की खेती ऐसी है। आज इस जगह पे जो खेती हो रही है मेरी, मुझे जितना गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, और 10 15 20 किलोमीटर में जवाब हो तो उसका अलग ही होता है। उसकी वैरायटी अलग हो सकती है, परिस्थिति अलग हो सकती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हो सकती है। वो समझते हम समझते हैं कि हर प्रोजेक्ट जो हमारा है उसमें हर चीज के ऊपर हमें रिसर्च करना है, करते करते, और उसको बेहतर करना है। क्योंकि इस सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर के पायोनियर है हम। किसी के पास ऐसे प्रोजेक्ट रेडी और इस तरह से कर रहे दिखाइए आप, ऐसे स्केल में ऐसे प्रोजेक्ट किसी ने लगाए हुए, आप पूरी दुनिया में रिसर्च कीजिए और बाद में बताइए मुझे। नेपियर ग्रास से सिस्टमैटिकली सीएनजी बनाना सिर्फ थाईलैंड में हो रहा है उस स्केल में, बाकी ऐसे स्केल में कहीं नहीं हो रहा है। और उस नेपियर घास से, उस वेट बायोमास से जहां 80% तक पानी है, उससे कोयला बनाना, ये तो कोई नहीं अभी तक कर रहे जो हम लोग कर रहे हैं। जिस स्केल पे कर रहे वो किसी ने नहीं किया। हर प्रोजेक्ट हमारा आरएनडी इंस्टीट्यूट है, प्रोजेक्ट है जिसमें हर चीज के ऊपर, क्योंकि हर चीज पहली बार कर रहे हैं ना। अब ये पहले प्रोजेक्ट जो लगेंगे वर्जन 1 होगा, वो आप करते करते सीखेंगे कैसे काटना चाहिए नेपियर ग्रास, कितने दिन के बाद काटना चाहिए, हर बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, मशीनरी को बेहतर करने के लिए। और आप सभी को वो सब काम करना है। बिजनेस मॉडल किस तरह से लोगों का आंदोलन तैयार करे, किस तरह से लोगों को अपने साथ ले, किस तरह से लोगों का ख्याल रखे, इतने सारे किसानों को अपने साथ लिए लेके चले और उनका ख्याल भी रखे, हर फैमिली का, हर जो परिवार है उसका ख्याल रखे, किस तरीके से काम करें। ये बिजनेस मॉडल भी अपने आप में एक इन्वेंशन है, डेवलपमेंट है कि कभी किसी ने इस तरह से काम नहीं किया। लोगों ने किया एक तो कॉर्पोरेट में अपनी फैक्ट्री लगाई, पैसा डाला, बस एक जगह पर बैठे, न तो कोऑपरेटिव में जिसमें धंधा कम और राजनीति ज्यादा थी। इस तरह से लोगों का जो काम है वो पहली बार हमने करके है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से हम लोग ये डेवलप किया है, ये भी नहीं है कहीं। डोम जैसे आपको मिलेंगे सब
बायोगैस के प्रोजेक्ट। वैसे नहीं है, ऐसे मॉडल प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं है। ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये अभी फर्टिलाइजर के भी जितने प्रोडक्ट हमने सामने रखे हैं, ये लोगों ने रिसर्च में तो किए हैं, लैब में तो किए हैं कि ऐसा फर्टिलाइजर तैयार हो सकता है कि जिसमें कार्बन इतना ज्यादा हो सकता है। कई कौन सा प्रोडक्ट किसी कंपनी ने वो बना के ऐसी बेच रही है क्या? जिस तरह से हमने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश किया है मार्केट में, अलग अलग पैकिंग के साथ सामने रखा है, किसने रखा है क्या? और दोस्तों एक कंटिन्यूस प्रोसेस होने वाली है। ये ऐसा नहीं कि अभी हमने रखा और बस आगे के 20 साल हम लोग ऐसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर दिन हर बार जब हम लोग नया प्रोजेक्ट करेंगे, हम लोग सोचेंगे, क्योंकि अपने पास टीम भी उतनी, जो भी इंजीनियर्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, हमारे आजू बाजू के लोग, और जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर हो, ये इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट बने इन न्यूटन, ये सभी कोई पढ़ा लिखा पीएचडी करके साइंटिस्ट नहीं बना, ऑब्जर्वेशन करके साइंटिस्ट बने कि ये चीज सही है, ये चीज और इससे बेहतर हो सकती है, और इसको बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और इसे कोई भी सब लोग अगर कंट्रीब्यूट करें तो एक बहुत अच्छा इनकम किसानों के लिए दे सकते हैं, आपके लिए जनरेट हो सकता है, और बेहतर हम लोग दुनिया के लिए कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डअप करो, प्रॉब्लम इतना बड़ा है तो सोल्यूशन बड़ा करो, इसलिए मॉड्यूलर प्रोजेक्ट बनाया है। एक ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 10,000 एकड़ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं उससे होता। ऐसे मॉड्यूलर प्रोजेक्ट है कि हर जगह लगेंगे वो बहुत बड़ी मात्रा में, असंख्य में, और तब जाके एक जबरदस्त कैपेसिटी बिल्डअप हो। लोग बोलते क्यों आप इतना करते हो? पहले 5 प्रोजेक्ट तो लगाओ, 10 प्रोजेक्ट तो लगाओ, वो पहले अच्छी तरह से चलाओ, बाद में सोचो। लेकिन किसके लिए शुरुआत की मुझे बताइए आप, शुरुआत किसके लिए की? शुरुआत की है ना सब दुनिया को, अभी जो प्रॉब्लम है आज, पूरा संकट में पूरी दुनिया है, और एक्चुअल संकट है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं आज। कितने बार अभी आपको सबको कहे, जरूरत है इसकी, ये मल्टीपल लोकेशन पे करने की। ये हमको क्या, अभी 68 जगह पे हमने लोकेशन किया है, वो 100 हो जाएंगे और अभी चलता रहेगा, पूरे करेंगे अभी ये प्रोजेक्ट। तो आपको पता चले जरूरत है इतने सारे प्रोजेक्ट को एक साथ करने की। जो यूनाइटेड नेशन बोलती है कि कल्चर तैयार करो, कल्चर, इस प्रकृति के प्रति हम लोग कुछ काम करें, वो कल्चर डेवलप करो। मैं तो बोलना चाहता हूं कि ये कल्चर नहीं, ये तो एक्चुअली हमारी इस पूरे जो परिवार जो बना हुआ है, जुड़ा है, वो एक्चुअली इस विचारों के साथ आया है। जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी आज हमारे इस परिवार में, कोई भी इसलिए नहीं है कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं खुद के लिए इतना सब कुछ करूंगा। जो कुछ न होते हुए भी जितना भी पॉसिबल है, जितना भी मुमकिन है, आज भी समाज के लिए हमारे लोग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कल्चर नहीं है, ये हमारा उद्देश्य है जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और ये सभी लोग बहुत खुशी खुशी ये सब करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं कि हमें ये काम कर रहे हैं, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति ये सब कर रहे हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन कहती है कि अगले जनरेशन को आप बिल्ड करो, उनको तैयार करो, उनको ट्रेन करो। मैं तो कहता हूं कि हम लोग ऑलरेडी ऐसा सब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, तो वो सदस्य यानी वो पूरा परिवार है आज इस एमसीएल में शामिल। आज मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो कई सारे हमारे ऐसे उद्योजक है जिनकी पूरी फैमिली बैठ के देखती है, बच्चे देखते हैं, कॉलेज में स्कूल में जाने वाले बच्चे देखते हैं, स्कूल में कई लोग बताते हैं कि देखो ये वेबिनार है, आप देखिए, हम ट्रेन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ वेबिनार और प्रेजेंटेशन की बात, बच्चे इस तरह आप देख सकते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली ग्राउंड पे आके इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छी ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे युवा भी इस सारे टीम्स में, अगर आप देखोगे, इनफैक्ट आपको ज्यादा पता होगा जब आप काम करते हो नीचे, इतने सारे युवा इतने सारी एक्साइटिंग एनर्जी लेके काम कर रहे हैं, और हम लोग, मुझे लगता है कि एक सही हाथों में ये सब भविष्य अपना जा रहा है। लिसन एंड लर्न, वो बोलते हैं ना यूनाइटेड नेशंस, पूरे दुनिया में सभी साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला कि आप समझो क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर डिसीजंस लो और आगे बढ़ो। वो इसीलिए तो है एमकोल। लोग बोलते हैं अचानक ऐसा एमकोल को जरा प्रायोरिटी वगैरह, अरे एमकोल से कितनी सारी चीजें हम लोग सॉल्व करने वाले, ये फीडबैक है। एमकोल ऐसी चीज है कि इतने सारे किसानों को अगर हमें ज्यादा से जल्द अगर इनकम देना है, एक प्रोजेक्ट जो बनेगा उसके ऊपर काम करेंगे, बाद में कब कब किसान फिर देखते रहेंगे, हमारे इतने सारे एमवीपी काम कर रहे हैं। एमकोल ऐसी चीज है ना जो फास्ट, अभी भी हमारे पास कितने सारे ऑर्डर्स हैं,
जल्दी से जल्दी वो तैयार करके हमारे किसानों को पहले अच्छा इनकम दे सकते हैं ना हम, ये सब करके। एमकोल ऐसा कि जिसमें डिपेंडेंसी नहीं है, यानी मीथेन के कंप्रेशन के लिए कंप्रेसर मंगा तो हो सकता है कि 6, 9, 12 महीने लगे उस कंप्रेसर को आने के लिए, कैस्केड को बनने के लिए। वो सब कुछ कंपनी है जिनके हाथ में वो सब कुछ है, कैस्केड से लेके सब कुछ। तो हमने कितना भी डिसाइड कर लिया तो हो सकता है इतना टाइम लगे उसको, लेकिन एमकोल ऐसी चीज है कि जिसको हम इमीडिएटली कर सकते हैं। इमीडिएटली किसी के पास डिपेंडेंसी नहीं, जो भी चीज आज एमकोल को तैयार करने के लिए लगती है वो हम खुद बना सकते हैं, भारी मात्रा में बना सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। और दुनिया के लिए, आज दुनिया की जो जरूरत है इस इकोसिस्टम को, पर्यावरण को बेहतर बनाने की, उसको रिस्टोर करने की, उसका सही पर्पस सॉल्व कोई कर सकता है तो वह है एमकोल। क्योंकि दुनिया बर्बाद करने में नंबर 1 है कोल, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एमकोल के साथ। और दोस्तों ये जो सोल्यूशन आज जो पूरा परिवार है ना हमारा एमसीएल का, ये दुनिया के लिए सोल्यूशन मैं आपको बोलता हूँ। ये कोई बिजनेस या पैसा कमाने के लिए या हम ऐसी गोद करें, ये बहुत बहुत सेकेंडरी है, ये है ही नहीं सब चीजों में। ये पूरी दुनिया भी देखिए ना, मैंने आपके सामने रखा, क्या सोचते हैं दुनिया के बेस्ट ब्रेन, यूनाइटेड नेशन के सबसे बेस्ट उन्होंने क्या रखा है, ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग कितने दिनों से। और दोस्तों ये जो भी कुछ हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, आपको जो भी कुछ आपको बताते हैं, आप ये करिए वो करिए, जाइए कुछ जमीन के लिए परमिशन के लिए, जो भी काम करना चाहते हैं, ये सैकड़ों बार किया है हमने, बहुत बार करके फिर आपको बता रहे करिए करिए, आप जरूरत है इसकी। अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक कोने में जो खड़ी हुई लड़की आपको दिख रही है येलो टॉप में, जो भी महिलाओं को बता रही है, प्रेजेंटेशन दे रही है, समझा रही है, तो वो लड़की यानी हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम है, प्राची मैडम है। उन दिनों ने उन्होंने काम किया जब कोई गाड़ी बीड़ी तो थी नहीं, गांव गांव में जब घूमना पड़ता था तो रिक्शा कोई मिलती नहीं थी, बहुत देर तक कई बार उनको ऐसे ही दिन भर घुमाया मैडम ने, और ऐसा काम किया और हर तरीके का काम किया। ये इस पिक्चर में भी आप जो बैठी हुई लड़की है वो हमारी प्राची मैडम है। हर तरह का काम, जमीन से लेके ये परमिशन से लेके लोगों से बात करो, फ्यूल वालों से सब तरह का काम हम लोगों ने किया और फिर आपको बता रहे करने के लिए। ये यानी ये मेडिकल डिग्री जैसे मैंने डॉक्टरी की है, एमबीबीएस किया, ओके। तो जब मैंने एमबीबीएस की शुरुआत की तब हमारा पहला साल जो होता है एमबीबीएस का, तो एमबीबीएस का पहला साल होता है 1.5 साल का, यानी 3 सेमिस्टर होते हैं। और उसमें क्या सीखते हैं हम लोग, तो इस मेडिकल में हम लोग सीखते हैं हिस्टोपैथ, बायोकेमिस्ट्री यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एटीपी, ये सब चीजें, अलग अलग केमिकल्स सीखते हैं। हिस्टोपैथ यानी हर टिश्यू, हर पेशी कैसी दिखती है उसका रिसर्च लैब में वो देखते हैं, पढ़ते हैं 1.5 साल तक। मुझे लगता था कि अरे हम लोग कितने इंथुसियास्टिक रहते हैं, अभी डॉक्टर बनेंगे, और सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट हमारे महाराष्ट्र का केईएम का। तो मुझे लगा यार इसमें हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। एक्चुअली हमें जाना चाहिए और पेशेंट के सामने रखना चाहिए, पेशेंट को दिखाना चाहिए कैसे पेशेंट को, कैसे अलग अलग बीमारियां होती है, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है, वो सबसे जरूरी है। क्या ही है, लेकिन ये करने के बाद पूरा जब कोर्स पूरा किया, एमबीबीएस पूरा किया, लोगों को आई मीन पेशेंट्स को देखा, बाद में तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पूरा टाइम हॉस्पिटल में थे हम, उसके बाद में पता चला कि ये जो बेसिक जो हमने किया है वो कितना जरूरी है। ये बेसिक अगर हम लोग अच्छी तरह समझे तो कई सारी चीजों को हल कर सकते हैं, सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। वैसे ही जो चीजें हम लोग आपको बोलते हैं ना, इस डिग्री जैसा है, बहुत सारी चीजें आपको लगेगी पहली बार ऐसा क्यों वैसा क्यों, करिए, जितनी अच्छी तरह से करें ना उतने बेहतर उद्योजक करके आप सामने आओगे। और दोस्तों किस संस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उस संस्था का विजन क्या है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है विजन, किस दिशा में किस ओर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक इस विजन का इस सही नमूना या एग्जांपल है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों उन दिनों जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तब एक जगह से यानी एक देश से दूसरे देश के जाने के लिए, व्यापार के लिए एक ही रास्ता था, समुद्र। और हमारे इस देश में, इस महान देश में, भारतवर्ष में कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे, और ये सभी राज्य एक राजा जो थे ना, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे।
और मजहब का वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही सभी तरह के राजा एक दूसरे के साथ लड़ते थे, उनको कोई बाकी की पड़ी नहीं थी। ये अकेला ऐसा राजा था कि जिसने बोला जो भी शत्रु आएंगे हमारे देश के ऊपर, जो भी बाहर से अगर कोई आता है तो इस पानी से, इस समुद्र से आएगा। तो हमें सेना का, और किसी के मन में भी ऐसा कुछ नहीं था, सेना का निर्माण उसने समुद्र में किया। उसने कई सारे किले बांधे, तब जाके वो पूरा जो 500 किलोमीटर था वो उसके कोई आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारतीय नौसेना के जनक उनको बोलते हैं। उनके नौसेना दिन के ऊपर भी और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के ऊपर भी ये पूरी नौसेना इनको प्रणाम करती है। तो ऐसा विजन होना चाहिए दोस्तों, विजन होना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ नया निकला है, नई कुछ पॉलिसी निकली है, तो उसमें कैसा काम कर सकते हैं, ऐसा काम करने वाली कंपनी नहीं है। जो जिस काम के लिए पूरे 10 साल यूनाइटेड नेशंस रख रही है और बोल रहे कि ये करना, ये आगे बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं और एक्चुअली कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। दोस्तों ये सब चीजें है ना, यानी उन लोगों का, ये बड़े लेवल स्केल पे जो लोग रहते हैं, बात करते हैं, सीओपी में बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट में बात करते हैं, प्लानिंग होती है, एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमेशा जब मिलते हैं तब वो मंच, बड़े बड़े मंच पर बात करते हैं एक दूसरे के साथ एग्जीक्यूशन की। कौन करता है नीचे एग्जीक्यूशन, क्या होता है उसका, क्या परिणाम होता है? हमारी तो ऐसी कंपनी की जो पहले करती है, बाद में सीखती है, बाद में समझती है उसको। लर्निंग बाय डूइंग, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा नियम है जिसके हम लोग काम कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में हम दुनिया को गाइड करेंगे, हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे, उनको बताएंगे कि रिस्टोर करना है तो इस तरीके से काम करना है, इस तरीके का ही काम करना है, और पूरी दुनिया को जरूरी है ऐसे एक नेतृत्व की जो एमसीएल करेगा। दोस्तों आज हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हम कुछ नहीं, हमने कुछ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन अभी हमने की नहीं कर रहे। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे कि 900 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 35 लाख किसानों से भी ज्यादा किसान जिसके सदस्य हो, इतने सारे प्रोजेक्ट जिनके चल रहे हैं, जो कर रहे हैं। अभी तो हमारा एक ही है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, सभी एमकोल के प्रोजेक्ट, हमारे बायोफुल स्टेट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और बाद में दुनिया को बता दें कि देखो ये सोल्यूशन है। एक बार ये प्रोजेक्ट होने के बाद ऐसे हम लोग दुनिया को बोल देना कि ये सोल्यूशन है करके, अपने आप हम दुनिया के नंबर 1 ग्लोबल लीडर बनेंगे। कोई एक संस्था ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं जो आसपास भी, कि जिनके कंपैरिजन में कोई देखेंगे कि कौन बेहतर कर रहा है, ऐसा है ही नहीं। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस स्केल में, ऐसे लेवल पे सब काम कर रही है। एमसीएल एक्चुअली आज भी अगर हमने दुनिया के सामने रखा तो आज भी हम लोग ग्लोबल लीडर है। लेकिन हमें ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, हमें माल तैयार करना है, बेचना है, किसानों को अच्छा इनकम देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। जो भी इवेंट करते हैं हम लोग, जो भी कुछ काम करते हैं, हमारे किसानों के लिए, हमारे तहसील के लोगों को लिए करते हैं। और ये जो है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था पहले मजबूत बनानी है, या उस काम करना है, ये कंपलसरी है। 3000 करोड़ का रिव्यू जो तैयार करना है, ये एक्चुअली प्रोसेस का एक भाग है। ये हमारा उद्देश्य भले ही ना हो, लेकिन एक्चुअल वो होने वाला है। हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक बायोफुल स्टेट का जब हम करेंगे सब मिलके, तब हम एक्चुअली हमारी अर्थव्यवस्था को वहां तक लेके जाएंगे। एक तहसील को $3 बिलियन की अर्थव्यवस्था हम लोग बनाएंगे। और दोस्तों यही वे है, यही रास्ता है सस्टेनेबिलिटी का। यही रास्ता है कि जो जिससे करोड़ों सालों से, आज 450 करोड़ साल से दुनिया चलती आ रही है, 350 करोड़ सालों से ये माँ सबका ख्याल रखते आ रहे हैं ना, यही है, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप करिए ना, आप डेवलपमेंट कीजिए, आप आगे जाइए, आप और बेहतर प्लेन से घूमिए, जो कुछ करना करिए, लेकिन सही दिशा में, ईंधन ऊर्जा सही दिशा में ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। और भले ही आज ये दशक, भले ही यूनाइटेड नेशन ने डेवलप, डिक्लेयर किया है कि ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का दशक है, या आने वाले दिनों में भले ही वो बाकी की कुछ चीजें बताए कि ये है वो है, लेकिन मैं आपको एक चीज कंपलसरी बोलता हूं, एक चीज विश्वास के साथ बोलता हूं कि ये दशक हमारा है, ये दशक एमसीएल का है, और आने वाले सभी दिनों में एमसीएल परिवार ही इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह दिखाने वाला है। धन्यवाद।